नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोरखपुर में रेल सेतु और 4 लेन मार्ग के फ्लाईओवर का लोकार्पण हुआ और इस फ्लाईओवर से शहर के यातायात को बड़ी राहत मिलेगी। रेल क्रॉसिंग पर जाम की समस्या कम होगी। आवागमन अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और तेज होगा। स्थानीय लोगों और यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना शहर के विकास की दिशा में अहम कदम है। सिंचित करें गुंजायमान करतल ध्वनि के साथ हार्दिक स्वागत अभिनंदन। भारत माता की आवाज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि प्रदेश भर में आपकी आवाज गुंजायमान हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। योगेश्वर श्री कृष्ण की, योगेश्वर श्री कृष्ण की। नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर के आज इन दो महत्वपूर्ण ऊपरीगामी सेतु के लोकार्पण कार्यक्रम में अभी समारोह में उपस्थित हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, श्री राम चौहान जी, बिमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, लोक निर्माण विभाग और सेतु निगम से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण, इस क्षेत्र से जुड़े हुए सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज गोरखपुर महानगर जनपद और गोरखपुर से इस मार्ग का सहयोग लेकर के चलने वाले उन सभी नागरिकों के लिए यह एक नया उपहार प्राप्त हो रहा है, जब बरगदवा नकहा के आरओबी का और खजांची चौराहे के फ्लाईओवर का ब्रिज का हम सब लोकार्पण के कार्यक्रम के उपरांत यहां पर उपस्थित हुए हैं। बसंत पंचमी के अवसर पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रयागराज में जाकर के त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। निरंतर वहां पर श्रद्धालु देश और दुनिया से आ रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि डबल इंजन की सरकार उसे सुरक्षा भी देगी, सुविधा भी देगी। और सुरक्षा और सुविधा की गारंटी क्या मिली? लोग आज प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, गोरखपुर में, मां विंध्यवासिनी के धाम में, नैमिषारण्य में, ब्रिज तीर्थ में अपार भीड़ लगी है।
अपार भीड़ लगी। अभी मैं परसों ही श्री बांके बिहारी मंदिर में वृंदावन गया था, क्या भीड़ थी। बहनों और भाइयों, विकास की इस यात्रा को अनवरत बनाए रखने की आवश्यकता है। सुरक्षा के इस माहौल को इसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की प्रक्रिया जब एक साथ आगे बढ़ेगी तो विकसित भारत के जो संकल्प हैं उनको हम पूरा करने में सफल होंगे। आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। आने वाली पीढ़ी आपको गौरव और गरिमा के साथ स्मरण करते हुए सदैव आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। और उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज हम गोरखपुर के इन 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के साथ आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विकास की इस प्रक्रिया में जो सकारात्मक योगदान आज आप सबका प्राप्त हो रहा है, यह योगदान डबल इंजन सरकार को इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे, इस विश्वास के साथ आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों को इन सभी परियोजनाओं की मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। लखनऊ में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खादी बोर्ड मुख्यालय में धूमधाम से समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी शिशिर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और ध्वजारोहण किया और इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। उधर दिल्ली में ब्यूरो हेड सपना चारण ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में हमारे ब्यूरो हेड सपना चारण ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा।
आज हमारे साथ टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे टूरिज्म को लेकर। सर, टूरिज्म को आपने इतना बढ़ावा दिया है, आज के समय में टूरिज्म को लोग इतना जान रहे हैं। हमारे देश के जो ऐसे स्थान हैं जिनको लोग पहले जानते नहीं थे, और आज के समय में उन स्थानों को आपने इतना अच्छा कर दिया है, वो टूरिज्म के नाम पर जाने जा रहे हैं। सर, क्या देखिए, मुझे लगता है कि मुझे 10 साल 11 साल माननीय प्रधानमंत्री जी के शासन के होने के बाद में इस प्लेटफॉर्म पर, इस मंत्रालय में, इस वर्टिकल पे काम करने का अवसर मिला। जो कुछ आज हम देख पा रहे हैं, जो परिवर्तन देख पा रहे हैं, ये पिछले 11 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को बदलने के जो उनका प्रयास था और एक लक्ष्य को लेकर के देश को आगे बढ़ाना, इसको लेकर के जो उन्होंने जिस तरह से प्रयत्न किया, उसका परिणाम है। टूरिज्म के लिए सबसे पहली आवश्यकता थी वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया, दुरुस्त किया। नए हाईवेज बने, नए एक्सप्रेसवेज बने, नए एयरपोर्ट बने, न्यू इरा की रेलवे नेटवर्क बना, पूरा रेल जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस बनी, नए वाटरवेज भारत में बने। इंफ्रास्ट्रक्चर के इतर दूसरी आवश्यकता होती है कि भारत जैसे विशाल देश में डोमेस्टिक टूरिज्म के पोटेंशियल को ग्रो किया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री जी ने देखो अपना देश, लोगों का आह्वान किया, देश के लोगों को देश देखने के लिए अनुरोध किया। वहीं दूसरी तरफ उनके नेतृत्व में जिस तरह के फैसले और निर्णय हुए, उनके चलते हुए देश में करोड़ों लोग, अनुमान किया जाता है लगभग 25 से 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। गरीबी की रेखा से व्यक्ति बाहर आता है तब उसके जेब में डिस्पेंसेबल इनकम होती है, तो वो पहले तीर्थाटन के लिए या पर्यटन के लिए घर से निकल करके जाता है। इसी तरह से मध्यम वर्ग के लिए टैक्स रिबेट्स जिस तरह से की गई, इनकम टैक्स के 12 लाख तक इनकम टैक्स को फ्री कर दिया गया, जीएसटी में भारी कटौती की गई, और उसके साथ साथ में देश की प्रति व्यक्ति आय सरकार के लिए गए फैसलों के कारण से बढ़ी। इन सब का भी टूरिज्म पर पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ। और तीसरा, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां इंप्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, वहां जाने वाले यात्रियों के ओवरऑल सुविधा के स्तर और अनुभव के स्तर को हम ऊपर उठा सकें। इस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वदेश दर्शन की पहली और दूसरी और प्रसाद की योजनाओं को हमने धरातल पर उतारा। आज उसका प्रभाव है जो हम सबको दिखाई देता है। तो मैं ये मानता हूं कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से सरकार ने जो ठोस कदम उठाए थे, जो नीतिगत निर्णय किए थे, उनका लाभ आज टूरिज्म सेक्टर को मिल रहा है। और मुझे सौभाग्य मिला है 11-10 साल बाद में इस मंत्रालय में काम करने का, तो मैं मानता हूं कि जो यश मुझे मिल रहा है ये सब पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है उसके परिणाम स्वरूप है। अगर कल्चरल डिपार्टमेंट की बात करें, जो कि आप देख रहे हैं, सर पहले इतना कल्चरल डिपार्टमेंट को कोई नहीं जानता था, लेकिन आप टूरिज्म के साथ साथ हर जगह कल्चर को भी लेकर आ रहे हैं, संस्कृति को भी लेकर आ रहे हैं। सर, उस पर कुछ क्या? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट सोच है कि जो देश और समाज अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता वो कभी प्रगति नहीं कर सकता। इसीलिए उन्होंने मंत्र दिया, विरासत भी और विकास भी। हम अपनी विरासत का, अपनी धरोहर का संरक्षण करें, देश उस पर गर्व करे, अभिमान करे। इस तरह के तमाम फैसले लिए गए, इस तरह के तमाम इनिशिएटिव्स लिए गए। उसके चलते हुए आज भारत के सांस्कृतिक विविधता को अनुभव करने के लिए भारतीय घर से निकल करके जाने लगे। संस्कृति और पर्यटन दोनों ऐसे विषय हैं जिनको कभी अलग अलग नहीं रखा जा सकता, अलग अलग देखा भी नहीं जा सकता और अलग अलग उन पर काम भी नहीं किया जा सकता। ये दोनों सामूहिक रूप से साथ मिलकर के आगे चलने वाले सेक्टर्स हैं। सो ऑलवेज टूरिज्म फॉलोज द कल्चर, ऐसा पूरी दुनिया में माना जाता है। और भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है, भारत में जिस तरह से खान पान की, बोली की, भाषा की, संस्कृति के विभिन्न आयामों की जो विविधता है, वो आज भारत के पर्यटन की सबसे बड़ी ताकत देशी सैलानी के लिए भी और विदेशी सैलानी के लिए भी है। सर, अभी हाल ही में हम सबने सोमनाथ मंदिर में जो इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ था उसको देखा था, जिसमें कल्चर डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी भूमिका थी, जिसको आपने बहुत एडवांस लेवल पर किया था। तो उसके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें।
देखिए, सोमनाथ पर जब पहला हमला हुआ, गजनी के महमूद ने जब पहली बार सोमनाथ को ध्वस्त किया, लूटा, उसको 1000 वर्ष पूरे हुए। इस 1000 वर्ष के कालखंड में अनेक बार सोमनाथ को तोड़ा गया, उसका पुनर्निर्माण हुआ, फिर तोड़ा गया, फिर लूटा गया, फिर पुनर्निर्माण हुआ, फिर ध्वस्त किया गया, फिर पुनर्निर्माण हुआ। माता अहिल्याबाई होलकर ने एक बार जो है उसके पास में दूसरा मंदिर बना करके वहां लोगों को आस्था की अपने व्यक्त करने का एक अवलंबन दिया। और अंततः आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के तमाम विरोध के बावजूद भी, उनके द्वारा अवरोध पैदा करने के बावजूद भी, सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मार्गदर्शन में हमारा सोमनाथ एक बार फिर खड़ा हुआ। उस सोमनाथ के पुनर्निर्माण के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो एक ऐतिहासिक अवसर था और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा यह थी कि सोमनाथ केवल एक मंदिर और आस्था का केंद्र नहीं है। निश्चित रूप से पहला ज्योतिर्लिंग होने के नाते देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी भी है, लेकिन उसके इतर वो भारत की रेजिलियंस का प्रतीक भी है, भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक भी है कि हमें चाहे कितने भी मिटाने की कोशिश की जाए, आखिर हम फिर उठ खड़े हुए। ये जो पक्ष सोमनाथ का है, ये पक्ष देश भर में जाए। और आज के कालखंड में जब पूरा विश्व इस तरह की चुनौतियों से गुजर रहा है, तब हम सोमनाथ को साक्षी मान करके भारत को अब कोई भी वापस ध्वस्त न कर सके या इस तरह का प्रयास न कर सके, इसके लिए संकल्पबद्ध हो। ये एक ऐसा अवसर था। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से संस्कृति मंत्रालय ने कार्यक्रम आहूत किया, गुजरात सरकार ने उसमें सहयोग किया और आप सबने देखा भव्य कार्यक्रम हुआ। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, वो कार्यक्रम मात्र वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों की एक शुरुआत मात्र था। अभी देश भर में सोमनाथ के इसको रेजिलियंस का प्रतीक मानते हुए देश भर में, देश के हर प्रांत में, देश के हर शिवालय तक कार्यक्रम हो, इसकी रचना संस्कृति मंत्रालय ने की है। हम हर ज्योतिर्लिंग पे कार्यक्रम करेंगे, देश के हर प्रदेश से लोग सोमनाथ जाएं, इसको सुनिश्चित करेंगे। देश के हर शहर में, हर नगर में, हर कस्बे में, हर गांव में, शिवालय में इसके निमित्त किसी विशेष दिन पर पूजा हो, इसके विशेष दिन लोग ओम नमः शिवाय का जाप करें और ये संकल्प को जो है के साथ में जुड़े। इस दृष्टिकोण से अभी देश भर में साल भर कार्यक्रम किए जाएंगे। भारत को विश्व भर में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, तो टूरिज्म कुछ ऐसा काम करेगा कि टूरिज्म के तौर पर भी आगे उसको विश्व गुरु के तौर पे अलग से पहचान दे? देखिए, मुझे लगता है इन दोनों विषयों को अलग संदर्भ में जोड़ना चाहिए। भारत की संस्कृति, जैसे मैंने कहा कि 10,000 से भी ज्यादा साल की निरंतरता वाली संस्कृति है। भारत की संस्कृति दुनिया में एकमात्र ऐसा भारत एकमात्र देश है जहां विविधताओं की संस्कृति है। इस ताकत को हम हार्नेस करें, इस ताकत के पोटेंशियल को हम हार्नेस करें, तो निश्चित रूप से भारत पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बन सकता है। आज भी अगर देशी और विदेशी दोनों सैलानियों की संख्या को जोड़ा जाए तो भारत के पर्यटन का कोई सानी नहीं है दुनिया में। हम आज भी सबसे बड़े हैं। लेकिन जब केवल हम इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ग्रीस में 40 मिलियन मतलब 4 करोड़ पर्यटक जाते हैं, थाईलैंड में 4 करोड़ पर्यटक जाते हैं, फ्रांस में 10 करोड़ पर्यटक साल में जाते हैं, जबकि भारत में ये संख्या 2 करोड़ है। इसको बढ़ाने की दिशा में हम किस तरह से काम करें, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। लेकिन अगर इसके साथ साथ में यदि हम डोमेस्टिक टूरिज्म पोटेंशियल को देखें तो केवल काशी विश्वनाथ के मंदिर में पिछले 1 साल में 7.5 करोड़ लोग गए थे। केवल अयोध्या के राम मंदिर में 4-5 करोड़ लोग गए होंगे। उज्जैन के महाकाल लोक में 7 करोड़ से ज्यादा लोग गए थे और हमारे महाकुंभ में 66 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी। अभी माघ मेला संपन्न हुआ है, लगभग 30 करोड़ लोग वहां गए होंगे। तो ये जो हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म है, इसकी ताकत जो है, इसको भी साइमल्टेनियसली ग्रो करना पड़ेगा। और इन दोनों को अगर एक साथ रख के देखा जाएगा तो हम आज भी विश्व के सबसे बड़े पर्यटन के केंद्र हैं। आने वाले समय में हमारे देश में इंटरनेशनल टूरिस्ट और अधिक आए और उनके लिए भी भारत एक नए आकर्षण के रूप में उभरे, इसके लिए हम सब लोग संकल्पबद्ध होकर के काम कर रहे हैं।
थैंक यू हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी जिन्होंने हमसे बातचीत की। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से यूरोपीय नेताओं के साथ में भारत यूरोप के संबंधों पर क्या कुछ चर्चा हुई है, आपको दिखाते हैं। We were expecting to be joined at the briefing also by the European Commissioner for Trade and Economic Security, Mr. Maros Sefcovic, but since the previous engagements ran a little late, he had to unfortunately go for his next scheduled meeting, and that is why he's not here. Let me make a few quick points with regard to the outcome of this truly historic visit that is currently underway. As you are aware, the President of the European Council, His Excellency Mr. Antonio Costa, and the President of the European Commission, Her Excellency Mrs. Ursula von der Leyen, are on a state visit to India at the invitation of Prime Minister Shri Narendra Modi. Both the presidents were jointly chief guests at the Republic Day celebrations yesterday. This is the first time ever that we've had European leaders as guests of honor for our Republic Day. The leaders from the EU are accompanied by the EU High Representative for Foreign Policy and Security and Vice President of the European Commission, Her Excellency Ms. Kaja Kallas, the EU Commissioner for Trade and Economic Security, as I said, Mr. Maros Sefcovic, and other senior leading officers from the Commission and the Council. Thank you, Vikram. And I'd like to begin by congratulating 1.4 billion brothers and sisters in India. 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा. Just like Foreign Secretary just articulated in great detail, this visit is extraordinary. It goes far beyond a free trade agreement. It goes far beyond the humongous potential that is being unlocked with the free trade agreement. It is truly a दिल्ली में प्रधानमंत्री ने यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत यूरोप संबंधों पर चर्चा हुई है। आपसी सहयोग और साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। अर्थव्यवस्था, व्यापार और वैश्विक मुद्दों पर विचार रखे गए। बैठक को दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण बताया गया। Good afternoon, His Excellency Mr. Antonio Costa, President of the European Council, and Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Honorable Ministers, members of both delegations, distinguished guests, and friends from the media. We will now have the press statements. May I request Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi to give his remarks to the media. Your Excellencies, President Antonio Costa, our President Ursula von der Leyen, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट von der Leyen का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी
पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। उधर WEF के वार्षिक सम्मेलन के उपरांत वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। $25 बिलियन का है। AM ग्रीन तो ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम समझते हैं कि जो यूपी की इमेज है उसकी वजह से जितने पवेलियंस थे सब पवेलियंस में इक्का दुक्का लोग दिखाई पड़ते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की पवेलियन में चारों दिन बड़े पैमाने पर भीड़ रही और सारे लोग जिन्होंने MOU नहीं भी किया वो भी इंक्लाइंड थे उत्तर प्रदेश में आने को। उत्तर प्रदेश में चूंकि कंजीनियल एटमॉस्फेयर है इसको देखने को, और खास तौर से योगी जी की व्यक्तिगत छवि भी बहुत अच्छी है और उसके वजह से ये हमको उपलब्धि मिली है। माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये बहुत तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश। लगातार इस बात की कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा से बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन। 8 दुनिया के दूसरे देशों ने जिन्होंने MOU किए उसमें से यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया तो यूनाइटेड स्टेट्स में ही आता है। तो ये हमारे लिए संतोष की बात है कि इतने बड़े मंच पर लोग उत्तर प्रदेश को रिकॉग्नाइज करें, उत्तर प्रदेश में इंक्लाइंड हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।